साइंटिस्ट के भी अलग अलग रूप हैं, कोई किस लाइन में है, कोई किस लाइन में है। तो आपका जो प्रोफेशन है वो किस लाइन में है? सॉरी ये क्वेश्चन के लिए, पर आपका यहाँ पे आना क्यों बना? मतलब यहाँ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली या इसका क्या कारण हो सकता है? आपको एक यहाँ पे एक कम्युनिटी अवार्ड मिला था, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा छोटे होते इस लाइन में जब आप आए, आपका मतलब मोटिव क्या था? पैसा था या आपके दिमाग में था कि नहीं मुझे बनना है, मुझे कुछ करना है दुनिया के लिए? आपको क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन पे आप क्या काम कर रहे हो? सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब दोस्तों। मैं कुलवीर कैम पॉडकास्ट से। तो जैसे दुनिया में बड़े काम होते हैं, मतलब कितने बिजनेस हैं, लोग कितने तरह के काम कर रहे हैं, फैमिलियाँ पाल रहे हैं, सब कुछ मतलब अनगिनत, हर जगह पे काम ही काम, काम ही काम। पर एक दुनिया में एक काम ऐसा भी है जिसको मैं शायद भगवान का नाम देता हूँ, और वो होते हैं साइंटिस्ट। तो आज जो मेरे पास बैठे हैं वो हैं एक साइंटिस्ट, सर्वेश कुमार सोनी जी। सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कैम पॉडकास्ट पे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। धन्यवाद कुलवीर जी, और धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। और मैं भी इंसान ही हूँ। कुलवीर जी का बड़कपन है कि इन्होंने वैज्ञानिकों को भगवान से कंपेयर किया, लेकिन बिल्कुल वो इसलिए क्योंकि देखो दुनिया में हर एक इंसान अपने लिए काम कर रहा था, आप भी शायद अपने लिए काम कर रहे हैं। पर इसके साथ साथ जो आप मतलब दुनिया के लिए जो कुछ लोग देखे जाते हैं ना, जैसे भगवान भी दुनिया के लिए कुछ दे गए, ये लाइन एक ऐसी लाइन है, आप अपना काम करते करते दुनिया के लिए कुछ करके जाते हो। शायद इसके लिए आपने बड़ी मेहनत की होती है, कई बार आप अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ भी सेक्रीफाइस करते हो कि वो टाइम नहीं मिल पाता। तो वो इसलिए मैं इस लाइन को हमेशा इसका ही रूप देता हूँ भगवान का, कि ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह की रिसर्च होती है ना दुनिया में, मतलब साइंटिस्ट के भी अलग अलग रूप हैं, कोई किस लाइन में है, कोई किस लाइन में है। तो आपका जो प्रोफेशन है वो किस लाइन में है? तो मैं जो RMIT यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ रिसर्च करने में। तो उसमें मेरा जो बेसिक बैकग्राउंड है कि जो मैंने अपनी PhD की थी, जो डॉक्टरेट डिग्री जो ली थी, वो माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में ली थी। तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स वो होते हैं जो हमें अपनी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं। तो आपको माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है या डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है उनको देखने के लिए। तो मैं हमेशा से ही बड़ा फैसिनेटेड रहता था कि वो अननोन दुनिया को कैसे कैसे देखा जाए। बस तो इसलिए तो जो मेरा बेसिक जो मेरा काम है, जो इनिशियल मेरा रिसर्च वर्क है, वो माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड में है। लेकिन उसको आगे और एक्सपेंड किया जब मैंने अपना PhD में और एडवांस स्टेज में गए। तो आप प्रोटीन्स के और एंजाइम्स के बारे में जो आप देखते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है एक फंगस के अंदर, एस्परजिलस करके एक फंगस के अंदर। तो उस फाइटेज करके एक फास्फोहाइड्रोलेज करके एंजाइम होता है कि जैसे फास्फोरस यदि बाइंड फॉर्म में है तो एंजाइम उस फास्फोरस को का जो बॉन्ड है वो ब्रेक करके निकाल देता है। हाँ, तो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड उसको बोल सकते हैं। तो उस फील्ड में हमने और ज़्यादा एडवांस रिसर्च की, और नेक्स्ट स्टेज में उन डिफरेंट तरीके के जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं कि प्रोटीन, DNA, उसको यूज़ करके हम किस तरह के नए तरीके के नैनो मटेरियल बना सकते हैं। हाँ, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च रहा है, और एक काफ़ी जो कि रिसर्च एरिया मुझे काफ़ी साल से क्लोज टू माई हार्ट, कि जहाँ पर कि हम ये देखते हैं कि जो बायोसॉलिड्स है, जो काफ़ी हद तक जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के वाटर के ट्रीटमेंट के बाद जो सॉलिड बचा रह जाता है, हाँ जी, तो उसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो काफ़ी चलिए, आपसे बातें बहुत करनी है। पहले तो मैं आपका शुरुआत करना चाहता हूँ कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, RMIT यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी यहाँ की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आप जुड़े हुए हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि आप इंडिया से यहाँ पे कब आए और कहाँ से हैं पीछे? हाँ, क्योंकि हमेशा अपनी रूट्स को हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आई स्टिल मिस इंडिया में भी स्पेसिफिकली जयपुर। तो मैं जयपुर में बॉर्न एंड बॉटअप हुआ। ठीक है। वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया, फिर राजस्थान में फिर मैंने अपना MDS यूनिवर्सिटी अजमेर से मैंने मास्टर्स किया, मास्टर इन साइंस इन माइक्रोबायोलॉजी।
ठीक है। हाँ, तो उसके बाद एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, नेट करके, नेट JRF। ओके। तो वो काफ़ी पूरे इंडिया के जो मास्टर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो रिसर्च ओरिएंटेड बैचलर ऑफ आपका इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स, जिनका 1 साल लास्ट ईयर रिसर्च का होता है, और तो इस तरह से डिफरेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं कि आप इफ़ यू आर इन द टॉप लेवल ऑफ दैट एग्ज़ाम, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाती है PhD करने के लिए। ओके। हाँ, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, तो फिर मैंने नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में इंस्टीट्यूट है, काफ़ी एडवांस इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से मैंने फिर अपनी PhD की, और PhD करने के बाद फिर ऑस्ट्रेलिया में RMIT यूनिवर्सिटी में मैं एज ए सीनियर जो आगे की और रिसर्च करने के लिए एज ए साइंटिस्ट आई गॉट अपॉइंटेड इन RMIT यूनिवर्सिटी इन 2009। तो चलो वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कर रहे हैं, तो सॉरी ये क्वेश्चन के लिए, पर आपका यहाँ पे आना क्यों बना? मतलब यहाँ आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली, या इसका क्या कारण हो सकता है कि आपको आना था, बाहर जाना था? हाँ, देखिए, जो रिसर्च जो लोग करते हैं, जो रिसर्च फील्ड में होते हैं, तो उनके लिए बॉर्डर डजंट मैटर। जो आपने व्हेन यू स्टार्टेड योर पिच, तो आपने बोलते कि हम समाज के लिए काम करते हैं, हम सोसाइटी के लिए काम करते हैं, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी सोसाइटी हो। तो जो इन्वेंशन होती है वो किसी एक धर्म, राज्य या देश से जुड़ी नहीं होती, वो इन्वेंशन पूरी दुनिया के लिए होती है। ये भी बात समझने वाली है। हाँ, तो उस स्तर पे मेरा दिमाग काफी पहले से खुला हुआ था कि साइंस ही एक ऐसी चीज है दैट कंबाइंस द बॉर्डर। जैसे ग्रेविटेशन का जो प्रिंसिपल है, वो इंडिया में भी वैसे ही काम करेगा जो अमेरिका में करेगा, जो ऑस्ट्रेलिया में करेगा। ठीक है, वो सब के लिए बॉर्डर खत्म कर दिया। बिल्कुल, जो भी सर्च कर रहे हैं आप, वो पूरी दुनिया के काम आएगी। हाँ, नॉट फॉर के इंडिया। दैट्स गुड। इट डजंट मैटर कि मैं इंडिया में काम कर रहा हूँ, हाँ जी, या ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूँ, या अमेरिका में कर रहा हूँ। तो जिस तरह का मेरा रिसर्च थी भारत में, यदि उसको और एडवांस करना था, तो ऑस्ट्रेलिया के कुछ ग्रुप थे, रिसर्च ग्रुप्स, जो कि मुझे सूटेबल लगे कि इसको और एडवांस स्टेज में ले जाने के लिए इनके पास एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है, दे हैव बेटर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनटू दोज फील्ड्स। और उस ग्रुप के साथ मैंने पहले से मैं जानता था कि उस रिसर्च ग्रुप को, कि इनके साथ मैं अपनी रिसर्च को और आगे ले जा सकता हूँ। हाँ, तो इसलिए फिर मैंने चूज किया कि चलिए ऑस्ट्रेलिया में जाके इसको, और मेरे पास US का भी ऑफर था, तो आई गॉट ऑफर फ्रॉम USCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस। हाँ, तो जो ऑस्ट्रेलिया का जो था, तो एक एंडोवर रिसर्च प्रोग्राम करके 6 मंथ्स का ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की फेलोशिप होती है, तो मैं पहले उस पर आया था। दैट इज लाइक फंडेड बाय ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। फिर आई स्टार्टेड लाइकिंग द कल्चर हियर, हाईली मल्टीकल्चरल। फूड का कोई इशू नहीं है, जो कि मेन इशू हमको यूरोपियन कंट्रीज में अपने इंडियन फूड या वेजिटेरियन फूड, जिस तरह के खाना हम लोग पसंद करते हैं, और इंडियन मसाले, तो यहाँ पे वो चीज़ का मुझे इशू नहीं हुआ शुरू के 6 महीने में। और सेम टाइम पे आपको अपनी भाषा बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। हाँ जी, आपको दिवाली यहाँ पे इतनी तरह से दिवाली मनती है, अलग अलग होली। बिल्कुल। तो मुझे लगा ये यानी कि इंडिया जैसा ही है, एडवांस फॉर्म, मच क्लीनर रोड, मच क्लीनर एनवायरनमेंट, और कंट्रीब्यूट मैं पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि देखो, साइंटिस्ट एक जगह पे काम कर रहे होते हैं एक लेवल पे, बट बहुत आप दुनिया से भी कनेक्टेड होते हैं, दुनिया के लिए भी काम कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के अंदर ये क्वेश्चन होता है कि भाई ये इंडिया का बंदा है, अमेरिका में है, लंदन में है, तो वो क्यों? तो ये क्लियर कर दिया कि भाई जो साइंटिस्ट है वो कहीं भी काम कर रहा है, वो पूरी दुनिया के लिए ही काम कर रहा है। वो किसी सारी कम्युनिटीज़ के लिए काम कर रहा है, चाहे वो लंदन में है, अमेरिका में, या ऑस्ट्रेलिया में। जब वो कोई रिसर्च करते हैं या कोई चीज़ लेके आते हैं दुनिया के लिए, तो वो सारी दुनिया के ही काम आती है। तो थैंक यू सो मच ये एक आंसर देने के लिए, कि बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। तो आपको एक यहाँ पे कम्युनिटी अवार्ड मिला था, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा। नहीं, धन्यवाद जी। तो हाँ जी, हाँ, तो जो एक सेम चीज़ जो एज ए रिसर्चर जो आप सोचते हैं कि आप समाज के लिए विज्ञान से कुछ कर सकते हैं, हाँ जी, उसी समय मेरे साथ ये आइडिया डेवलप होने लग गया था कि जब ऑस्ट्रेलिया में मैं थोड़ा लंबे समय रुका, हाँ जी, तो जो चीज़ें मैं भारत में करना चाहता था, लेकिन हमने सिटीजनशिप यहाँ की ले ली थी। हाँ जी, घर यहाँ हो गया, आपके बच्चे यहाँ हैं, बच्चे यहाँ बड़े हो रहे हैं। हाँ जी, तो वो मदर लैंड है और ये हमारी कर्म भूमि है। हाँ जी, जन्मभूमि, कर्म भूमि। हाँ जी। तो जो चीज़ें मैं भारत में समाज के लिए करना चाहता था, तो मैंने कुछ साल पहले से सोचा कि यही मेरा समाज है अभी। बिल्कुल। चाहे मैं आई केयर अबाउट इंडिया, केयर अबाउट पीपल फ्रॉम इंडिया, वो तो करते हैं हमेशा, हमेशा दिल में बसेगा, रहेगा। हाँ, लेकिन मैं यहाँ रह के वो काम नहीं कर सकता
वहाँ की समाज के लिए, लेकिन लोग सब जगह एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, बस उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। हाँ जी, तो इस वजह से यदि किसी को तकलीफ है, मुसीबत है, समाज में मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं इस वजह से नहीं रोकूंगा अपने आप को कि यार ये तो ऑस्ट्रेलियन है, या ये फिर अरेबिक है, या फिर ये सम अदर रिलीजन का है, या फिर ये जू है, कि लेकिन आई कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम इफ आई कैन सी दिट। हाँ जी। तो एज ए इंसान मैंने वहाँ से सोचना शुरू किया कि लेट्स स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सोसाइटी। तो जो मेरा पहला कम्युनिटी वर्क जो मैंने अब विटलसी काउंसिल में नॉर्थ रीजन ऑफ मेलबर्न में है, तो वहाँ पर हमने शुरू किया कि डिफरेंट जो मल्टी फेथ कम्युनिटीज़ हैं टू ब्रिंग देम टुगेदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग नए हैं। 50% ऑफ ऑस्ट्रेलियंस या उनके फर्स्ट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स आर बोर्न आउटसाइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत रेलेवेंट इशू था ऑस्ट्रेलिया में टू अंडरस्टैंड ईच अदर कल्चर कि, और आप दूसरे कल्चर को जानो और उसके साथ कंफर्टेबल हो। तो इस काम में एक विटलसी इंटरफेथ नेटवर्क करके एक काफ़ी कुछ सालों से वो नेटवर्क इस्टेब्लिश था। तो मैंने उस नेटवर्क के साथ काम करना शुरू किया कि मेरी साइकोलॉजी से मैच होता है, और मैं आई एम प्राउडली इंडियन ऑस्ट्रेलियन, और आई एम प्राउड हिंदू। तो मैं इससे आपको कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म कैसा है, और हिंदू धर्म सिख, मुस्लिम, ईसाई, जूस, आपका पैलेस्टीनियन, है ना, और डिफरेंट कल्चर को हम एक दूसरे को बिना समझ के ही यदि हम नफरत करेंगे तो दैट डजंट मेक सेंस। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मुझे ये आपकी बात सही है, क्योंकि ये धर्म जो मतलब ये लाइन में नहीं होते धर्म के भाई कौन है, क्योंकि इकट्ठे काम करते हैं। ये शायद एक लेवल पे हमारा है जिस पे हम झगड़ते हैं, लड़ते हैं ना। तो साइंटिस्ट लाइन में वो हर का भला करते हैं, वो नहीं देख रहे होते कि भाई हम कोई चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, वो किसके फ़ायदे की है, किसके फ़ायदे की नहीं है। वो फिर ह्यूमन के लिए काम कर रहे होते हैं कि हमने लोगों के लिए ये काम करना है। शायद ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हो रहा है सर मेरा आपके लिए कि जब आप छोटे होते इस लाइन में जब आप आए, आपका मतलब मोटिव क्या था? पैसा था या आपके दिमाग में था कि नहीं मुझे बनना है, मुझे कुछ करना है दुनिया के लिए? शुरू में होता है ना जब बंदा इस लाइन में जाता है। जी अच्छा जवाब बिल्कुल सेम। मैं आपसे इसमें काउंटर क्वेश्चन पूछूंगा। जब आप छोटे थे, हाँ जी, जब आप खेलते थे तो आप जब छक्का मारते थे, हाँ जी, हाँ जी, उस समय तो आप इंडियन क्रिकेट टीम के नहीं खेलते थे। आप लोकल में भी आप कैसा फील करते थे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फील गुड, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, वो सेम फील। हाँ, तो जब मैं छोटा था तो जब भी मैं कोई अननोन चीज का आंसर मुझे पता लगता था, हाँ जी, हाँ जी, इट डजंट लिंक विद मनी और प्रेस्टीज, बट यू फील एक्साइटेड कि समथिंग दैट इज अननोन एंड देयर इज अ वे टू फाइंड आउट व्हाट इज बिहाइंड इट, कि अननोन को जानना और वो क्यों हो रहा है। तो ये मुझे हमेशा से एक्साइट करती थी। तो आई थिंक वही रीजन था कि मैं धीरे धीरे कि यार साइंस ही वो चीज़ है कि और पढ़ेंगे, लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपको नहीं पता किसी और से पूछेंगे। हाँ, लिटरेचर पूरा अथाह लिटरेचर है दुनिया में, उससे कंसल्ट करेंगे और अननोन या फिर नई डिस्कवरीज करेंगे उस नॉलेज को यूज करके। तो ये फील्ड मुझे लगी कि यार यहाँ तो हर दिन छक्के मार सकते हो, हाँ, जितने जाओ मार सकते हो। बिल्कुल, नॉलेज की मतलब एंड नहीं है, कोई कहाँ एंड नहीं है ना। और जिस भी टॉपिक पे कितनी भी डीप आप किसी से बात कर सकते हो। हाँ जी, हाँ, कि ये बहुत बेसिक चीज है। मेरी बेटी पूछती है कि ये इंद्रधनुष में 7 रंग कहाँ से आए। इफ यू नो द आंसर एंड व्हेन द डे शी विल नो द आंसर, इट विल एक्साइट हर कि है ना, नए तरीके के एक्सपेरिमेंट करते हो आप। तो इंद्रधनुष में कैसे है ये हमारी ऑडियंस को बता ही दीजिए। हाँ, तो यानी एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा मुझसे। तो जो हम सफ़ेद रंग की लाइट या जो सूरज की लाइट देखते हैं, हाँ जी, तो एक्चुअली वो 7 रंग के मिक्सचर से बनी होती है, जो लाइट होती है। हाँ, लाइट होती है वाइट वाली। और तो जब आपने मोस्टली जब इंद्रधनुष देखा होगा, वो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में बनते हुए देखते हैं हमेशा कभी भी। हाँ जी, और बीच में आपकी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं। यानी कि बारिश के बाद क्यों बनता है? क्योंकि उस समय आपके आसमान में खूब सारी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं। और जब सूरज की जो रोशनी है, ऐसे समझिए कि चलिए हमको येलोइश और ऑरेंज दिखती है, लेकिन कंसिडर एज अ वाइट लाइट, और जब वो पानी की ड्रॉप पे पड़ती है तो वो अपने 7 रंग में बिखर जाती है। व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर, तो वी सी अ वेरी ब्यूटीफुल रेनबो इन द स्काई। हाँ, तो इससे एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल क्लियर होता है कि जो एक लाइट जो हम देखते हैं वो 7 रंगों के मिक्सचर से वाइट लाइट दिखती तब है। हाँ, दिखती तब है।
तो ये बहुत अच्छी, इसको आप अपने घर में भी अपनी टैप खोलेंगे, हाँ जी, टैप के बीच में उंगली या चम्मच लगाइए और अब ये आपकी खिड़की से लाइट आ रही है, हाँ जी, हाँ जी, तो आप पानी में वो सातों रंग देख सकते हैं। और कई चीजें जिंदगी में ऐसी हैं जो हमें दिख नहीं रही होती सामने किसी। हाँ जी, यस। हाँ, तो आप घर पे उसको ट्राई कीजिएगा कि पीछे से लाइट आ रही हो और पानी की ड्रॉपलेट्स जा रही हो, तो यू कैन स्टिल सी दोज 7 कलर्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वाइट लाइट। थैंक यू। तो जैसे आप इस टाइम पे रिसर्च मार रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जैसे इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम दिख रही होती है, जैसे बंदा साइंटिस्ट है उसको तो कुछ पता होता है ना कि हाँ भी दुनिया में क्या प्रॉब्लम्स हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता किसी भी चीज़ में, चाहे कोई चलो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो उन्होंने मंगल पे जाना है, आपने देखना है कि भाई बीमारी कौन कौन सी हो रही है, किस चीज़ पे सर्च मारनी है। आपको क्या लग रहा है कि इन फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन पे आप क्या काम कर रहे हो? तो ये एक बहुत रेलेवेंट और बहुत नियर फ्यूचर जो प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में और डेवलप्ड वर्ल्ड में मुझे शायद वो ज़्यादा मिलेगी, तो कंपाउंड होता है पीफास। हाँ, तो ये फास्फोरस और कार्बन का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करके बहुत स्ट्रॉन्ग लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। ओके। लेकिन ये कंपाउंड आपको सब तरफ आपके चीज़ों में है। तो आपका जो नॉन स्टिक पैन होता है, हाँ जी, आपको फायर रिटार्डेंट्स होते हैं, हाँ जी, तो लॉन्ग टाइम इस यूज से हुआ क्या है कि पीफास कंपाउंड एनवायरनमेंट में ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ओके। और अभी रिसेंट रिसर्च से पता लगा है कि ये कंपाउंड ग्राउंड वाटर तक पहुंच गए हैं। और फायर रिटार्डेंट जो हम फायर को उठाने की जो फोम यूज करते हैं वो पीफास होता है। तो काफ़ी हद तक इसके पिछले लास्ट 15-20 साल के यूज से हमने एनवायरनमेंट को बहुत बड़े लेवल पे कंटेमिनेट कर दिया है और सेम टाइम हमारी बॉडी को। तो यदि आप ऑस्ट्रेलिया में किसी का ब्लड टेस्ट करेंगे तो ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोगों के ब्लड में आपको पीफास का बहुत कुछ ना कुछ कंपाउंड मिलेगा। और ये कंपाउंड आपको कैंसर कॉजिंग कैटेगरी में इस कंपाउंड को डाला गया है। और वो और आपके बॉडी की डिफरेंट हार्मोन्स को का जो प्रोसेस है उसको भी ये इनहिबिट कर सकते हैं। तो तो ये काफ़ी बड़े लेवल पे गवर्नमेंट काम कर रही है टू रिप्लेस दीज कंपाउंड्स। फर्स्ट थिंग। सेकंड, आइदर नॉट टू यूज नॉन स्टिक pans or the utensils, or how to develop the methods to degrade these compounds from the soil, from the groundwater. तो ये एक एरिया ऑफ रिसर्च एनवायरमेंटल साइंस और आपके ह्यूमन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दोनों जुड़ा हुआ है, उसको मैं देखता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी वेरी एमिनेंट थ्रेट टू द सोसाइटी दैट वेयर वी हैव यूज्ड लॉट्स ऑफ दिस नॉन स्टिक पैन कुकिंग। और सेकेंड आपका माइक्रोबियल डायग्नोस्टिक्स। ओके। कि माइक्रोब्स आर चेंजिंग, कि टाइम के साथ माइक्रोब्स के अंदर म्यूटेशन होता है, माइक्रोब्स बग जो जिससे हमें इन्फेक्शन होता है। हाँ जी, जी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंटीबायोटिक्स का जो मिसयूज हुआ है बहुत लंबे समय से, उससे माइक्रोऑर्गेनिम्स हैव चेंज देयर प्रॉपर्टी इन अ वे कि जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स हैं वो उन पे काम करना बंद कर रही हैं। हाँ, तो एक बहुत बड़े रूप में समथिंग कॉल्ड साइलेंट पेंडेमिक। कोविड तो आपके चारों तरफ था, हाँ जी, लेकिन ये चुपचाप आ रही है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम अगले 5 से 10 साल में आपको दिखने लगेगी। आप जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, छोटे बच्चे या बूढ़े लोग या जिनकी एज ज़्यादा है, तो जो आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो जो आप 3 दिन में एंटीबायोटिक लेते हो, आपको पता है 3 से 5 दिन का कोर्स देते हैं डॉक्टर, वो ठीक हो जाता है। लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। इसकी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आर इंक्रीजिंग इन अ वेरी हाई स्पीड। हाँ, और उसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए थी, क्योंकि हमको नए तरीके के एंटीबायोटिक्स चाहिए। हाँ, तो वो उतने अभी पाइपलाइन में नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट, इसको AMR या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के रूप में। तो इसमें आप कोई सलाह देना चाहते हैं ऑडियंस को कि भाई जो चीज़ आप घर पे यूज़ कर रहे हैं या किन किन चीज़ों को अवॉइड करें इन चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि जब तक मेडिसिन नहीं है बट हम किसी चीज़ों को अवॉइड तो कर सकते हैं ना उन चीज़ों को ठीक करने के लिए, वो कौन सी चीज़ ऐसे करें? तो इसमें धन्यवाद कि बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा आपने। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो जो कि डोंट यूज अनप्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक। तो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो एंटीबायोटिक मिलती नहीं है बिना प्रिस्क्रिप्शन के। हाँ जी, जी। लेकिन इंडिया में सम प्लेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो लोग यानी देयर आर वेज टू गेट द एंटीबायोटिक्स। छोटी छोटी चीज़ों पे ले लेते हैं, थोड़ी सी चीज़ों पे। हाँ, तो पहली चीज़ बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के एंटीबायोटिक्स आप मत लीजिए। ठीक है। सेकंड, यदि आपका छोटा इन्फेक्शन है वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, और उसमें भी यदि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक ले ली तो वो माइक्रोऑर्गेनिम्स
अपने आप को इस तरह से चेंज करता है कि उस पर छोटे लेवल की एंटीबायोटिक असर ही नहीं करेगी, कि कम कंसंट्रेशन में, कि आपने ज़रूरत थी आपको 5 mg की गोली की, आपने 25 mg ले ली जल्दी ठीक होने के लिए, हाँ जी, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया। तो एक वो चीज़ है कि आपको वो रोकना है कि छोटे से इन्फेक्शन है, हल्के से गले में खराश हुई और सीधा एंटीबायोटिक ले ली। तो ये प्रैक्टिसेस हमको थोड़ी रोकनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट है यदि जितने टाइम का आपका कोर्स होता है वैक्सीन, आपका नॉट वैक्सीनेशन, आपका एंटीबायोटिक का जो कोर्स डॉक्टर रिकमेंड करता है कि चलो 5 दिन का, हफ्ते का है, जो भी है, तो उसको पूरा कंप्लीट कोर्स उसको कंप्लीट करें। कि हम कई बार 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, बंद कर देते हैं, तो रॉन्ग। हाँ रॉन्ग। तो उसमें जो क्योंकि एक बेसिक रूल आपका इवोल्यूशन या म्यूटेशन का होता है कि हर 1 लाख सेल्स जो होती है उसमें 1 सेल म्यूटेट करती है। हाँ जी। हाँ, तो जब आपने ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज किया तो 1 लाख सेल में 1 सेल छोड़ के वो बाकी सब मर गई, लेकिन वो जो 1 सेल बच गई वो बाकी से और सेल बना सकती है। दैट्स गुड। तो हमारी आप ऑडियो सुन रही है ना, तो आप देखोगे जो अपना अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में भी जितने हैं ना, पेरेंट्स भी आते हैं ना, जब वो मतलब मैं देखता हूँ कि वो 2-2 किलो 5-5 किलो मेडिसिन साथ लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे कई बार बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करते हैं, वो इंडिया वाली यहाँ पे तो एंटीबायोटिक मिलती नहीं है, पर अब क्या करते हैं आप, वो मेडिसिन दे देते हैं, चलो ये एंटीबायोटिक खा लो, ये एंटीबायोटिक, मतलब हर घर में बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप अवॉइड करें तो अच्छी बात है, क्योंकि डॉक्टर आपको यहाँ पे नहीं दे रहा। तो हम इंडिया से लाई हुई एंटीबायोटिक, यहाँ पे किसी भी चीज़ खराश होगी तो एंटीबायोटिक ले ली, थोड़ी सी चीज़ के लिए एंटीबायोटिक ले लेते हैं, तो वो हमारे लिए इन फ्यूचर बहुत ही प्रॉब्लम करने वाली है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखें। डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी है, जो शायद लोगों को आज समझ आए ना आए, पर वो इन फ्यूचर वो याद करेंगे एंड में जाके कि भाई मैंने ये क्या किया, या जिन्होंने आपको आपकी इन चीज़ों को समझा तो उनको फ़ायदा भी होगा इन द फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक चीज़ और थी कि मैंने देखा कि आप भी साइंटिस्ट और आपके वाइफ भी साइंटिस्ट। हाँ जी। तो ये मिलाप कैसे हुआ? अरे नहीं, धन्यवाद। ये तो देखो, ये तो राम मिलाई जोड़ी वाला भी है, और काफ़ी सारी चीज़ें ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो शादी 2 इंसानों का मिलना है, मिलन। हाँ जी। तो बिफोर बीइंग साइंटिस्ट हमारे विचार बहुत मिलते थे। तो पहली चीज़ सबसे ज़रूरी विचार मिलना वो ज़रूरी है। जी। और सेकंड यानी चीज़ धीरे धीरे जब आप किसी के साथ लंबे समय, क्योंकि हम लोग पीएचडी एक ही इंस्टीट्यूट से कर रहे थे। हाँ जी। तो मैं भी एनसीएल पुणे में पीएचडी कर रहा था, और वो भी मेरे से 2 साल बाद वो भी वहीं सेम इंस्टीट्यूट में वो भी पीएचडी कर रही थी। हाँ जी। तो जब आप, और वहाँ पे कल्चर ऐसा है कि पूरा दिन लोग रिसर्च में लैब में काम करके अपना शाम को सब लोग अपना एक जगह पे आके मिलते हैं, बात करते हैं कौन क्या रिसर्च कर रहा है, कॉफ़ी चाय पे मिलते हैं। तो जब आप रेगुलर मिलने लगते हो तो आपके एक तो थाट्स मिलने लग जाते हैं, सेकंड सेम पीरियड में आपके रिसर्च इंटरेस्ट मिलने लग जाते हैं। हाँ, तो ये इस तरह से ये चलता गया। फिर मुझे लगा कि क्योंकि ये आपका इंटर स्टेट मैरिज है, तो मैं राजस्थान से हूँ और वो बंगाल से हैं। हाँ जी। तो इसमें मैं अपने पेरेंट्स को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी चीज़ को माना, समझा और लॉन्ग टर्म के लिए ये किस तरह से हमारे लिए, फैमिली के लिए, समाज के लिए अच्छा होगा, कि यानी मुझको मेरी दोनों के हिसाब से, और सबसे ऑन टॉप ऑफ इट कि भाई देखो बीवी, तो मैं तो बीवी को भगवान मानता हूँ, तो मेरे लिए तो भगवान की जैसे उनकी पूजा करो तो आप जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी। चलो साइंटिस्ट तो आप सुन रहे हैं, साइंटिस्ट। अच्छा ये बताइए, साइंटिस्ट भी झगड़ते हैं आपस में? हाँ, ना ये तो होता है। तो होता है, ये सब घरों में होता है, कोई भी हो चाहे, तो थोड़े बहुत झगड़े चीज़ें होती रहती हैं हर घर में। तो वो बीवी को भगवान बोल रहे हैं, तो इस गुड, ये आप नोट कर लीजिए प्लीज। जरूरी है। भगवान समझिए और उनको पूरा सम्मान दीजिए, और बॉस इज ऑलवेज राइट। दैट्स गुड। तो की वाइफ सुनेंगी तो शायद बहुत अच्छा लगेगा। तो उनको तो दूसरी चीज़, एक आपसे बात हो रही थी मेरी डिस्कशन, जो जैसे घर से आपने बताया कि 2 तरह का वाटर निकलता है, तो उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे, उसका क्या होता है उसका? ओके, कि ये भी जानना चाहिए कि जो हमारे घरों में, ऑफिसेज में जो हम पानी यूज करते हैं, तो पानी का होता क्या है, वो इवेंचुअली वो जाता कहाँ है। तो घर से एक तो सीवेज की लाइन होती है, जो हमारा टॉयलेट का जो पानी होता है, और एक अपना नॉर्मल वेस्ट वाटर। तो इन दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है। दोनों का ट्रीटमेंट होता है। वो कोशिश की जाती है कि जहाँ तक हो सके पानी को रीयूज किया जाए। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, फिल्ट्रेशन की टेक्निक, केमिकल ट्रीटमेंट बाय यूजिंग स्टीयरिंग और पुटिंग एरेशन।
तो जो मैं मैं ऐसा करूँगा स्पेसिफिकली आई थिंक आई विल फोकस ऑन मोर ऑन द व्हाट हैपेंस टू द सीवेज वाटर, क्योंकि वो ज़्यादा कंटेमिनेटेड है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, हाँ जी, फीसेज है, स्मेल है। हाँ जी। तो ये डिफरेंट जो बड़ी बड़ी वाटर कंपनीज हैं जैसे मेलबर्न वाटर, यारावली वाटर, आपके साउथ ईस्ट वाटर, जिनके बहुत बड़े बड़े वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं लगे थे, ठीक है, डिफरेंट रीजन्स में। उसमें सबसे पहले जो इनको फिल्टर किया जाता है बहुत बड़े बड़े फिल्ट्रेशन यूनिट्स के साथ, और जितना भी सॉलिड पोर्शन होता है उसको अलग कर दिया जाता है। ओके। और बाकी जो बचा हुआ पानी है उसको ट्रीटमेंट प्रोसेस में चलाया जाता है। हाँ, और उसके काफ़ी स्टेप्स हैं, बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं जी, कई प्रोसेस में निकल के जाना पड़ता है उसको। हाँ जी। और उस पानी को आप जैसे ड्रॉट सिचुएशन है या एग्रीकल्चर यूज के लिए चाहिए, रीयूज करने के लिए, नॉट फॉर ड्रिंकिंग येट बट मे बी इन फ्यूचर पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, कि बट उस पर्पज़ के लिए इस पानी को रखा जाता है। हाँ, तो ये वो कंपनीज करती है। और जो सॉलिड पोर्शन जो बच गया, तो दैट हैज़ ए बिग इशू, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, पीफास है जो मैंने बताया था, हाँ जी, माइक्रोप्लास्टिक है। माइक्रोप्लास्टिक एक अनदर एरिया ऑफ वेरी एमर्जिंग कंटेमिनेंट्स इशू दैट इज कमिंग अप। हाँ जी। हाँ, और आपका स्मेल है, तो उसको कैसे यूज किया जाए। तो आप इसका स्केल देखिए, एक साल में ऑस्ट्रेलिया में 366,000 टन बायोसॉलिड जनरेट होता है। हाँ, तो इतना अमाउंट का जो बायोसॉलिड है, इससे आपका पूरा एक एमसीजी भर जाए। हाँ, यदि 2-3 साल का बायोसॉलिड यदि कलेक्ट हो जाए तो इस स्केल का इतना बड़ा होता है। इतना ये होता है। तो इसके संग इश्यू क्या है कि आप इसको जस्ट एनवायरनमेंट में ऐसे ही पड़ा हुआ नहीं छोड़ सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी बीमारियां फैल सकती हैं, कंटेमिनेशन हो सकता है, उसमें स्मेल है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करना जरूरी है। तो इसीलिए हमारे RMIT में एक बहुत बड़ा रिसर्च ग्रुप है, इसमें प्रोफेसर एंडी बॉल उसको लीड करते हैं, और डिफरेंट वाटर कंपनीज के साथ भी हम काम करते हैं। तो उसमें हम लोग डिफरेंट वेज डेवलप कर रहे हैं कि कैसे इसकी ऑर्डर कम की जाए जो स्मेल होती है जी। हाँ, सेकंड, ऐसे क्या इंजीनियरिंग प्रोसेस डेवलप किया जाए कि इस बायोसॉलिड को किसी यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो जैसे कि बायोसॉलिड को यदि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप उसको चलाओ और इन ए लिमिटेड कंडीशन, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी लिमिटेड हो, तो ये बायोचार करके एक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। तो वो बायोचार के बहुत सारे एप्लीकेशन है, उससे आप रोड बना सकते हो, उससे आप ब्रिक बना सकते हो। यानी जो आपकी ह्यूमन फीसेज है या बायोसॉलिड है, वो आपको उसका कुछ पोर्शन बायोचार बन के यू विल हैव इन ए फॉर्म ऑफ ईट है, ब्रिक है, हाँ वो है, आपको कंपोस्ट में यूज कर सकते हो उसको। तो इतना यूज किया था उसका। हाँ, ये अभी पूरा 100% उसका यूज नहीं कर पा शुरू नहीं हुआ है, पर उस पर काम चल रहा है। तो उसके कुछ पॉलिसीज के इश्यूज है कि भाई माइक्रोबियल, इस माइक्रो ऑर्गेनिम्स का लोड यदि बहुत ज़्यादा है तो हाउ द पीपल विल यूज इट। तो वो पूरी उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि चलो लास्ट प्रोडक्ट तक देयर इज नो एविडेंस ऑफ हैविंग ए लाइव माइक्रोबियल प्रेजेंस इन इट। सेकंड, परसेप्शन, कि ह्यूमन परसेप्शन की अरे ये चीज़ तो फीसेस से बनी हुई है या बायोसॉलिड से बनी हुई है, तो लोग सोचेंगे मैं यूज करूं या नहीं करूं। तो उस चीज़ पे सोशल साइंटिस्ट काम कर रहे हैं कि कैसे जनता को अवेयर किया जाए। और थर्ड, ये बहुत ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि क्लाइमेट चेंज से आपका टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, तो माइक्रो ऑर्गेनिम्स की ग्रोथ विल बी मच फास्टर एंड दोज कैन स्टे मच लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन बायोसॉलिड। सेकेंड, आपका इसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स का रोल का क्लाइमेट चेंज की वजह से काफ़ी बढ़ रहा है। और आपका कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम कार्बन को बाइंड फॉर्म में रखें। तो यदि हम बायोसॉलिड के एप्लीकेशंस को सॉइल में डालते हैं, उसको कंपोस्ट बना के, तो इट कंबाइंस विद द एग्जिस्टिंग कार्बन, सो इट आल्सो समहाउ helps to fight with the climate change in the area of carbon sequestration. बस गुड। चलो, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। जैसे हम दुनिया में हम अपना काम कर रहे हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हमारे लिए कुछ लोग दुनिया में कितना काम कर रहे होते हैं। हम सिर्फ अपनी फैमिली में लगे होते हैं, काम कर रहे हैं, उनको पालना है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है बच्चों को। पर कुछ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारा ध्यान रख रहे होते हैं, हमें बीमारियों से कैसे बचना है, आपकी जो वेस्टेज है उसको कैसे ठीक करना, मतलब हर चीज़ पर काम कर रहे होते हैं कुछ लोग। थैंक यू सो मच, आप इतना काम कर रहे हैं। सारे जो भी वैज्ञानिक हैं, जो भी साइंटिस्ट हैं दुनिया के अंदर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद दुनिया चल रही है।
जिसके लिए हम आज सांस ले पा रहे हैं, अच्छा हम जिंदगी जी रहे हैं अच्छी। थैंक यू। तो एक क्वेश्चन और था, जैसे आप सनस्क्रीन पे काम कर रहे थे ना, सनस्क्रीन पे, तो उसके बिना चलो वो आपका एक टॉपिक था कि आप लगाते हैं, तो उसके अंदर अच्छी बुरी सनस्क्रीन का भी फ़र्क होता है। हाँ जी। और एक क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे इंडियन बॉडी और जो गोरों की ऑजी बॉडी है उसमें हम फ़र्क देखते हैं कि हम धूप में नहीं बैठ सकते यहाँ पे। तो एक जो हमारी सन है वो हमारे लिए कैंसर का कारण बनता है यहाँ पे। हाँ जी। तो यूवी रेज ऑस्ट्रेलिया में जो बाकी इंडिया वाला जो हमारा सब कॉन्टिनेंट एरिया उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। तो ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि यदि आपकी स्किन का कलर डिफरेंट है फ्रॉम कॉकेशियन पॉपुलेशन और पीपल, दोज आर मच लाइटर। रिस्क है दोनों में ही है, लेकिन सन में यू शुड यूज सनस्क्रीन। और सेकंड इसमें एक फैक्टर होता है कि जो अमाउंट ऑफ मेलेनिन यू हैव इन योर बॉडी। हाँ जी। हाँ, तो बिकॉज ऑफ मेलेनिन हम लोगों पे सूर्य की किरणें या सन का जो यूवी रेज है कंपैरेटिवली कम इम्पैक्ट डालती हैं देन द कॉकेशियन पॉपुलेशन। तो हमारा जो बर्निंग है वो कंपैरेटिवली, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप सनस्क्रीन यूज ही ना करो। हाँ, तो सनस्क्रीन यूज तो सभी तरह की स्किन टाइप के लिए रिकमेंडेड है। ठीक है। और सेम टाइम पे कुछ रिसर्च इस पे चल भी रही है, कुछ ग्रुप्स जो दुनिया में इस तरह के स्किन टाइप के बेसिस पे किस तरह की सनस्क्रीन और कितनी सनस्क्रीन लगानी चाहिए। और ये भी जरूरी है हर जगह पे लगानी चाहिए या कहीं कोई ऑप्शन है कि बार हम इसको मतलब कंटिन्यू लगाना जरूरी है कि कहीं जगह पे हमें अवॉइड भी करना चाहिए? मतलब जो भी साइट डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन है ना, हाँ, तो वहाँ पे रिकमेंडेड है। और आईज पे नहीं लगा सकते तो यू वेयर द ग्लासेस। ठीक है। एक ऑप्शन आजकल आपका यूवी सेफ क्लोथिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आया है, तो वो भी यदि आप चाहते हैं कि आपको सनस्क्रीन से एलर्जी हो रही है या बार बार नहीं लगाना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं क्लोथिंग। और थर्ड चीज़ है कि ऐसा नहीं कि एक बार लगा लिया आप व्हेन यू गो इनटू द फॉर द बेदिंग और इन द ओशन देन यू डोंट नीड इट, तो यू हैव टू रीअप्लाई इट। ओके। हाँ, तो उसमें भी वाटर रेजिस्टेंट वाटर रिपेलेंट सनस्क्रीन और एडवांस लेवल की आई हैं जिसको कि आप थोड़े और लंबे समय तक लगा के रख सकते हैं। हाँ, तो मतलब ये ज़रूरी आपको लगा लेनी चाहिए, कई बार प्रॉब्लम आती है। तो एक और क्वेश्चन था कि यहाँ पे डायबिटीज़ की भी प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी। डायबिटीज़ में काफ़ी लोगों को देखा है, बुजुर्गों को, और छोटी उम्र में भी हो रहा है काफ़ी। तो इसके ऊपर कोई रिसर्च चल रही है यहाँ पर डायबिटीज़? हाँ, डायबिटीज़ तो बहुत एमर्जिंग एरिया ऑफ रिसर्च है, और क्योंकि लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हुआ है। हाँ, तो कुछ जो मेन जो डायबिटीज जो हम पहले देखते थे जो बड़ी ज़्यादा एज में देखने को मिलती थी वो जेनेटिक होती थी। यदि जीन्स में ही आपके वो कैपेबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, या वो जेनेटिकली नहीं है कि आपकी जो कोशिकाएं वो इंसुलिन जो एंजाइम होता है, प्रोटीन होता है, तो वो नहीं बना पाती आपकी शरीर की कोशिकाएं। तो इसलिए आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई मिलता है। वो जो इंसुलिन जो प्रोटीन है उसका ये काम होता है कि वो उस ग्लूकोज को किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसलिए ब्लड से आपका ग्लूकोज कंट्रोल रहता है। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है तो उसमें वो एंजाइम का सिक्रीशन कम हो जाता है या धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। सेम टाइम एक लाइफस्टाइल रिलेटेड और स्ट्रेस लिंक डायबिटीज़ का भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस हुआ है जो शहरी जनता में है। सब मतलब बंदे की प्रॉब्लम्स जो स्ट्रेस का कारण स्ट्रेस इज आल्सो लिंक्ड विद दिस। और आपका एक्सरसाइज कम करना, हाँ, तो ये और इवन कम बच्चों में भी जो ये धीरे धीरे देखने को और ज़्यादा मिल रहा है। और सबसे बड़ा इशू डायबिटीज़, आप यहाँ की ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पॉपुलेशन में बहुत बड़े लेवल पे डायबिटीज़ का रेलेवेंस है, एग्जिस्टेंस है, इवन जो कम एज के बच्चों में भी। हाँ, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल पॉपुलेशन। तो इस चीज़ से बचा जा सकता है मतलब नॉर्मल फैमिली में? हाँ, मतलब हाँ, तो इसका नहीं, थैंक यू, कि इसके लिए एक प्रॉपर डाइट प्लान, एक्सरसाइज प्लान जी, और यदि आपको बहुत सीवियर लेवल पे है तो इंसुलिन इज़ द करंटली अवेलेबल सॉल्यूशन, जो कि आप सुबह मॉर्निंग में डेली यू चेक योर ब्लड और उससे आपको कंसंट्रेशन का आइडिया पता रहता है, उसके हिसाब से आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो इंजेक्शन जैसे लेते हैं तो इसका कुछ और भी रिसर्च हो रही है कि यही चलते हैं, इसके बाद भी कोई नई मेडिसिन या कुछ चीज़ें? नहीं, तो ये काफ़ी बार इस बारे में सोचा गया है। तो हर चीज़ को ये कोशिश की जा रही है कि एज मच एज पॉसिबल हम इसको नॉन इन्वेजिव बनाएं।
ओके, इन्वेजिव मतलब जिसमें हमको कुछ चुभाना नहीं पड़े। बड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं, फिर ओल्ड एज रिलेटेड लोगों के साथ वो कंफर्टेबली जाती नहीं है, या छोटे बच्चों के साथ। तो इसमें काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है कि जिसके अंदर नैनो पार्टिकल का यूज करके और डिफरेंट अलग केमिकल कंपोजिशन बना के यदि हम इंसुलिन एंजाइम को, प्रोटीन को यदि हम लोग ओरली ले सकें, तो जैसे हमारा बुखार हुआ पैरासीटामोल की गोली ले तो कैप्सूल सोच रहे हैं, कैप्सूल बन सकता है, दवाई बन सकती है, गोली बन सकती है, ठीक है। तो अगले कुछ सालों में होपफुली आप इंसुलिन की गोलियां आपको मार्केट में शायद मिलने लगे, बट प्रेस्क्राइब्ड आई थिंक। हाँ जी, वो ट्राई कर रहे हैं, पर फिर भी मैं देखता हूँ कि मतलब दुनिया में जो साइंटिस्ट हैं वो कितना काम करते हैं हम लोगों के लिए। तो फिर से थैंक यू, मतलब मैं बार बार आपका थैंक यू करता जा रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि आप दुनिया के लिए काम करते हैं ना। मतलब लोगों को समझना चाहिए, हमें भी नॉर्मल लाइफ में एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे के साथ मिलके चलना चाहिए, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे यहाँ पे साइंटिस्ट की ज़रूरत है, हर कंट्री को ही है दुनिया में, तो यहाँ पे जैसे हम जो यहाँ पे बच्चे हैं जो कुछ यहाँ पे आपको लगता है कि बच्चे इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या आना चाहते हैं? अगर आना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनकी किसी तरीके से हेल्प कर रही है कि भाई हाँ आए इस लाइन में? हाँ जी, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया के बहुत उन कम कंट्रीज़ में है जो कि बहुत बड़े रूप में चाहते हैं कि बच्चे PhD करें, रिसर्च में आए। आपको जान के ताज्जुब होगा, आप मास्टर्स करते हो तो आप फीस पे करते हो, हाँ जी, लेकिन यदि आप लोकल स्टूडेंट हो, हाँ जिसको PR है, सिटीजनशिप मिली हुई है, हाँ जी, उनको दे नीड नॉट टू पे एनी फीस टू डू PhD। ओह हाँ, यदि आप रिसर्च करना चाहो तो डोर इज ऑलवेज ओपन। ओके, गो टू एनी रिसर्च लैब इन ऑस्ट्रेलिया, एनी जिसको आप क्या इंटरेस्ट से मैच करती हो, आपको कोई फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है यदि आप PhD करना चाहते हो। तो इस चीज़ों के लिए बच्चे या पेरेंट्स कहाँ पे कनेक्ट करें, किस चीज़ से कनेक्ट हो पाएँ, कहाँ से देखें ये चीज़ें, रिसर्च करेंगे? ये रिसर्च फील्ड मोस्टली पैशन लिंक्ड फील्ड है। हाँ जी, क्योंकि इसको आप यदि पैसे से और सेटलमेंट से देखेंगे तो यदि कोई बच्चा मास्टर्स करता है तो वो लोग जल्दी सेटलमेंट होने वाली राह को पहले प्रेफर करेंगे। हाँ जी, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है, यदि PhD में चलो फीस भी नहीं है, लेकिन सेम टाइम जो स्कॉलरशिप देते हैं, हाँ जी, तो स्कॉलरशिप आपको रिसर्च स्कॉलरशिप मिलती है कुछ प्रोजेक्ट्स में, तो वो $3,000 से $3,500 पर महीने की रेंज में होती है। बिल्कुल। अब इससे ज़्यादा पैसा तो कोई, यानी अब यू नो हाउ द ऑस्ट्रेलियन मार्केट वर्क्स, पीपल कैन अर्न much four times more that money by doing so many other jobs। बिल्कुल। तो एक वो भी रीजन है कि if people those are driven by the money, they shouldn't come into this profession। There is lots of money in the future when you develop, when you make new technology, when you commercialize, the money comes in a very bigger form, and same time with satisfaction। Yes। हाँ, लेकिन यदि आप एज फैक्टर देखेंगे या फिर बहुत कम समय में सेटल होने के हिसाब से देखेंगे तो देर आर ये भी एक रीजन है कि लोग रिसर्च करने की तरफ उतने मोटिवेटेड ऑस्ट्रेलिया में नहीं होते हैं, लोकल लोग हैं, लोकल पीपल। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इंटरनेशनली हम लोग का इंटरनेशनल स्टूडेंट का इन्फ्लक्स बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे बच्चे स्कॉलरशिप पर PhD करना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, और तो वो एक पॉजिटिव साइन है कि ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वी गेट सो मेनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोज आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च, मास्टर बाय रिसर्च और PhD में रिसर्च करना चाहते हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि आपका बचपन देखा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बनना चाहते हैं, इस लाइन को पसंद करते हैं, उनका दिमाग भी होता है इन चीज़ों के लिए, पर वो कई बार रुक जाते हैं फॉर मनी ना। हाँ। तो उनको पता होना चाहिए कि भाई इस चीज़ लाइन में आप आ सकते हो, गवर्नमेंट भी आपकी हेल्प करती है इस चीज़ में प्रॉपर। तो उसके लिए आप शायद इनकी वेबसाइट होगी, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट रिसर्च का ऑफिस होता है, उनको ईमेल डाल सकते हैं। बहुत रिवार्डिंग प्रोफेशन है यदि आपको संतुष्टि बहुत होती है, और इतना और पैसा भी है यदि आप कंसिस्टेंटली लगे रहे, तो ऐसा भी नहीं है कि देयर इज नॉट मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी इज देयर टू लिव ग्रेसफुली। बिल्कुल। तो चलो मैं एक चीज़ तो समझता, जो बंदे ने साइंटिस्ट बनना है ना, देखो सबसे पहला उसका माइंड होता है शायद कुछ करने का ना, तभी वो साइंटिस्ट बनता है। शायद वो पैसे के लिए साइंटिस्ट नहीं बन सकता, बंदा नहीं बन सकता। वो सोचे कि मुझे पैसा कमाने के लिए साइंटिस्ट बनना है, शायद वो हो भी नहीं पाएगा शायद जिंदगी में। पैसा भी बुरी चीज़ नहीं है, बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं है, खूब कमाओ। हाँ, लेकिन जैसे कोई पेड़ 1 साल में फल देता है, कोई 10 साल में देता है। हाँ जी, लेकिन 10 साल वाला फल पूरा भर के आता है
और उसका अमाउंट, एक फल का प्राइस कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा जो 10 फल आपका बेरीज जो एक साल में आ जाती हैं। तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको नर्चर करना पड़ेगा, और बहुत बहुत अच्छा उस तरह का भी ज़िंदगी है। बिल्कुल सर्वेश जी, थैंक यू सो मच। तो लास्ट में एक क्वेश्चन, जो से हमारे इंडिया में बच्चे हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं, आप उनको अपनी तरफ से कोई सलाह देना चाहें कि इस लाइन में आने के लिए, या आप उनको क्या कुछ बताना चाहें कि इसमें वो कैसे आ सकते हैं? तो इसमें कई बार बच्चे होते हैं ना कि वो कईयों का माइंड होता है वो फिर में रुक जाता है कि भाई मैं जाऊं या ना जाऊं। इसमें कितनी लाइन्स है, वो कहाँ हर एक सेक्टर में अलग अलग जा सकते हैं ना ये बच्चों के। तो उनको आप, मैं चाहता हूँ कि आप उनको थोड़ी सलाह दें कि हाँ ये लाइन कैसी है कैसी नहीं है। तो नोट कई लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, उनको लगता है कि साइंटिस्ट बनना है, तो इसे उनका दिमाग अब वैसे हो जाता है कि मुझे नहीं बनना। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा बच्चों को सलाह दें इस चीज़ के लिए कि वो इस चीज़ में आए। हाँ, देखिए हम लोग भी नॉर्मल इंसान ही हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत कोई स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए वैज्ञानिक बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए। लेकिन सेम टाइम पर जो सबसे बेसिक क्वालिटी यदि आप अपने अंदर ऑब्जर्व करते हैं कि यू गेट फैसिनेटेड बाय नोइंग समथिंग दैट वाज अननोन, और यदि इस तरह का आपका माइंडसेट और आप पैशनेट फील करते हो कोई भी चीज़ को किसी को बताने में कि ओ मुझे ये पता लगा, कि आर यू इंटरेस्टेड टू नो समथिंग न्यू, और एक्सप्लोर करना, चीज़ों को एक्सप्लोर करना, और यदि आपको नहीं पता तो उसके लिए उसको फाइंड आउट करना कि उसको कैसे होगा। तो 3 चीज़ें हैं कि व्हाट, हाउ एंड व्हाई। तो आप चीज़ों, हर चीज़ में इन 3 स्तर तक जाते हैं, तो आपका मोस्टली आप साइंटिस्ट, रिसर्चर्स के जैसे सोचते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ है कि अपने आप को पहचाना कि इस फील्ड में मैं आऊँ या नहीं आऊँ। तो यदि आपका मोटिवेशन है, पैशन है, तो यू शुड डेफिनेटली फाइंड आउट दैट पार्ट। सेकंड, और ये बहुत वास्ट फील्ड है कि कोई आपका बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है, कोई आपका माइक्रोबायोलॉजी में कर रहा है, बायोटेक्नोलॉजी में कर रहा है, उसमें भी आगे और ज़्यादा नैरो होते जाते हैं फील्ड्स। तो आपको ये देखना है कि किस फील्ड में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट और जिसमें आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं वो भी ओवरलैप होना चाहिए। कि किसी का इंटरेस्ट है कि मैं नई तरीके की वैक्सीन बनाऊं, और वो कर रहा है किसी इंजीनियरिंग ग्रुप में काम। हाँ जी। हाँ, तो वो दैट इज़ ए मिसमैच। तो आपको सेम टाइम वो भी देखना है। और तीसरी चीज़ होती है कि आपका जो, जैसे इंडिया से जो पीएचडी करने आते हैं बच्चे, तो उनके मास्टर्स के जो मार्क्स होते हैं, तो दैट आल्सो मैटर्स समहाउ फॉर देयर स्कॉलरशिप। सेकंड, ड्यूरिंग मास्टर्स इंडिया में जब, या यहाँ पे भी जब आप पढ़ते हैं, तो कोशिश कीजिए कि कम से कम एक रिसर्च पेपर निकालें, रिसर्च पेपर पब्लिश करें। हाँ जी। या किसी बड़े रिसर्च पेपर में आप थोड़ा पार्ट लेके आपकी जॉइंट ऑथरशिप भी हो, तो दैट इज आल्सो गुड टू गेट स्कॉलरशिप टू डू पीएचडी इन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़। और यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी, एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी है, तो आई थिंक वो भी शायद, और IELTS की रिक्वायरमेंट्स भी आपको देखनी होंगी। थैंक यू सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और ऑडियंस, आपको अगर कोई भी आपको लगता है कि भाई हमें कोई नॉलेज लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सर्वेश जी से स्पेशल आपके लिए एक मीटिंग भी रखवा सकते हैं, या आपको कोई नॉलेज चाहिए आपके बच्चों के लिए, कुछ भी है। ये सर्वेश जी कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम करते हैं, उनके लिए हम नेक्स्ट एपिसोड बनाएंगे उनके लिए, जो आपको पता नहीं जो कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। तो आपको अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है, कोई सलाह लेनी है, तो सर्वेश जी हमारे साथ हमेशा जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू कुलवीर जी, धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू जी, थैंक यू।